हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद प्रणय पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए विदाउट एनी फर्दर अडू इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उस एल्गोरिदम को समझेंगे जिसके जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स का एक सिस्टम दिया हुआ है और दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो है ब्लॉक P, नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लॉक Q है। और P जो है इसका मास हमें दिया हुआ है 4 kg और Q जो है इसका मास दिया हुआ है 5 kg। अ ब्लॉक P ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक Q ऑफ मास 5 kg एंड द ब्लॉक Q रेस्ट्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है कि जो Q है ये जिस टेबल पर रखा हुआ है ये इसे कोई भी फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्मूथ कहा गया। स्मूथ मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है Q और सरफेस ऑफ द टेबल के बीच में। आगे क्या कह रहा है, फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक P ऑन Q मीन्स हमें P को Q के ऊपर यदि स्लाइड करना है तो उसके लिए हमें P के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना होगा 12 न्यूटन का। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन P। ठीक, सो P को अगर हमें Q को बिना हिलाए P को यदि हमें मूव करना है तो इसके ऊपर हमें 12 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। यानी P और Q के बीच में जो सरफेस है यहाँ पर कोई भी स्मूथनेस नहीं है, मीन्स ये पूरी तरह से परफेक्टली स्मूथ नहीं है। मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन होगा और वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो होगा 12 न्यूटन का, क्योंकि हमें स्लाइड करना है। तो स्लाइड करने के लिए हम जो फोर्स लगाएंगे उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों सरफेस के बीच में 12 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक, हाउ मच मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन Q सो दैट बोथ P एंड Q मूव टुगेदर। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो लिखा है। हमें पूछ रहा है कि जो Q है उसके ऊपर हम कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं ताकि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम की तरह मूव करे। मीन्स P और Q अलग अलग नहीं बल्कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे और एक साथ मूव करे। कितना मैक्सिमम फोर्स जो है हम Q पर लगा सकते हैं। साथ में उसके अलावा हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है कि इस फोर्स जितना हम लगाएंगे उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा पूरे सिस्टम में वो कितना होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। अप्रोच ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में, दैट इज P और Q के बीच में चूंकि फ्रिक्शन लग रहा है और ये दोनों एक दूसरे को फ्रिक्शन ऑफर करेंगे, तो Q जब आगे मूव करेगा तो P और Q के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेंगे, P पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर होगा तो उसे हम मान लेंगे F1 और Q पर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा P की वजह से वो होगा F2 जो कि पीछे के डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे एक दूसरे से। इसी वजह से अगर हमें चाहिए कि ये पूरा एक सिस्टम की तरह एक साथ मूव करे तो ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स जो यहां पर इनके सरफेस के बीच में लग रहा है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करने चाहिए। दैट इज F1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ F2, या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि यदि एक नेट फोर्स इन दोनों के बीच में जनरेट हो जाएगा तो वहां पर रिलेटिव मोशन भी हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो इन नटशेल कहने का मतलब यह है कि यदि हम चाहते हैं कि इन दोनों को साथ मूव करें तो इनके बीच में जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड आउट होने चाहिए। और चूंकि P और Q के बीच में केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से ही ये दोनों के जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करने चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया गया है वो केवल और केवल Q पर किया गया है। तो ये पहली चीज हो गई। इसके अलावा जब हम जो P पर फोर्स लग रहा है, दैट इज 12 न्यूटन का जो फोर्स हम लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो स्लाइड कर रहा है, उतना ही फोर्स यदि हम मान ले फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो उसकी मदद से हम म्यू के, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कैलकुलेट कर पाएंगे। और उसकी मदद से हम जो F1 है, दैट इज पहले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, दैट इज P पर लगने वाला फोर्स F1, वो कैलकुलेट करेंगे।
वो तो हम 12 न्यूटन ही मानेंगे, और उसकी मदद से F2 हम कैलकुलेट करेंगे, उसे हम F1 के साथ इक्वेट करेंगे, और फिर उन दोनों की मदद से फिर जो Q है उस पर इंडिविजुअली जो भी केवल Q पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें हम देखेंगे। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया है P और Q ये दोनों, और P जो है इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो है F1 हमने मान लिया है, Q पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमने F2 मान लिया है, और जो कैपिटल F है वो Q पर लगने वाला अप्लाइड फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो मिनिमम फोर्स जिसके वजह से जो है मैक्सिमम फोर्स जो कि हम लगा सकते हैं ताकि ये एक सिस्टम की तरह जो है मूव कर सके। तो सबसे पहले हमने जो P है उसको माना है कि उसके ऊपर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 12 न्यूटन का है। ठीक, सो हम इस प्रकार से इसी लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें गिवन है क्या, P के मास को हम m1 मान लेते हैं। सो m1 हमें दिया है 4 kg। Q का मास जो है हम m2 मान लेते हैं जो हमें दिया है 5 kg, और फोर्स जो हमने अप्लाई किया P पर वो जो है वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन P। ये जो है ये हमने मान लिया है F1 जो कि हो गया 12 न्यूटन, और उसी प्रकार से काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन Q जो है ये हमने मान लिया है F2 के बराबर। अब हम यदि इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम फ्रिक्शन के जो उसका लॉ कहिए या उसका फॉर्मूला कहिए उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि F1 जो होगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन P वो हो जाएगा म्यू के इंटू आर के बराबर, जहां पे R क्या है, R है इस P के ऊपर लगने वाला जो काइनेटिक जो ये है मींस जो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि इसके सरफेस के द्वारा Q के सरफेस के द्वारा इसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऑफर किया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली क्या होगा, वो होगा m1 इंटू जी के बराबर। सो यहां से हम F1 को कह सकते हैं, F1 की जगह हम इसको कह सकते हैं म्यू के इंटू m1 इंटू जी। तो यहां से म्यू के की वैल्यू आ जाएगी F1 दैट इज 12 न्यूटन का जो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम पुट कर देंगे F1 की जगह, तो म्यू के हो गया RHS में, और m1 जो है वो हमारा हो गया 4 kg, और g को हम एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहां से म्यू के जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो 12 है और 4 है ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से म्यू के की वैल्यू आ जाएगी 3/g। म्यू के की वैल्यू हो गई 3/g। तो यहां से म्यू के की वैल्यू हमने निकाल ली। हाँ, अब जो है अब इस म्यू के की मदद से हम F2 जो है उसे डिटरमाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहां पे ये लिख देते हैं कि फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स टू मूव टुगेदर F1 must be equal to F2। हेंस हम कह सकते हैं F1 इक्वल्स F2 इक्वल्स 12 न्यूटन, ये होना चाहिए। अब इसकी मदद से हम जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है दैट इज Q, इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अब इसे हमें देखना है। So now considering all the forces on M2 पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, या Q पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसे हम Q ही लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। Q पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है ये F जो हमने अप्लाई किया है वो, और दूसरा फोर्स जो है जो लग रहा है
फ्रिक्शनल फोर्स जो कि है F2। तो अब इसे हम कह सकते हैं इस प्रकार से, जो हमारा दो फोर्सेस हैं, एक हो गया F और दूसरा हो गया F2। ठीक, ये F जो हमने अप्लाई किया और F2 जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स जो है वो हो गया F माइनस F2। और चूंकि पूरे सिस्टम को हम मूव कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम का ओवरऑल जो एक्सेलरेशन होगा वो Q का भी एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि Q के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा M2 मल्टीप्लाइड बाई A के बराबर। ठीक, M2 यहां पे जो है Q का मास है। अब फोर्स F जो है ये हमें कैलकुलेट करना है और F2 जो है ये 12 न्यूटन है। M2 दैट इज सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि उसका मास 5 kg था, तो 5 kg हो गया, मल्टीप्लाइड बाई अब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था एक्सेलरेशन जो है वो जो यहां पे 12 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, इस 12 न्यूटन के फोर्स को यदि हम P पे अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, फोर्स इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहां से 12/4 दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस एक्सेलरेशन की जगह क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे, जो हमने फोर्स अप्लाई किया था 12 डिवाइडेड बाई मास पहले ऑब्जेक्ट का दैट इज M1, ये हो जाएगा। तो F माइनस 12 इक्वल्स 5 इंटू 12 अपॉन पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास, सॉरी 4, तो ये कैंसिल आउट होके 3 से कट जाएगा और इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बन जाएगा F माइनस 12 इक्वल्स 15। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट F विल बी इक्वल टू 15 प्लस 12 दैट इज 27 न्यूटन। यानी मैक्सिमम फोर्स जो हम लगा सकते हैं ताकि ये सिस्टम एक साथ एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मूव करे वो है 27 न्यूटन। अब इसके बाद इसी की मदद से हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है। हालांकि हमने एक्सेलरेशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है और वो एक्सेलरेशन जो है वो Q का है और वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जो M1 की मदद से हमने कैलकुलेट किया। लेकिन हमें अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा ये दिखाना है तो उसके लिए हमें पूरे सिस्टम को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना होगा या उसे कंसिडर करना होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ both objects moving together न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन वुड बी फोर्स अपॉन मास। और चूंकि यहां पे हम पूरे सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं सो पूरे सिस्टम का मास हमें लेना होगा दैट इज M1 प्लस M2 एंड फोर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 27। M1 और M2 की वैल्यू हमें पता है 4 और 5 है रेस्पेक्टिवली, सो इट वुड बी 27 अपॉन 9 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार। सो पूरे सिस्टम का भी हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हों। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है इसकी मदद से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन का एक टाइप है, उसके कंसेप्ट को समझने में आसानी हुई होगी। और यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप किसी और टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं या उससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।